हेलो फ्रेंड्स। तो इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास का महत्व जानना होगा। इतिहास आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है इसका? क्योंकि आप जो साइंस पढ़ते हैं या फिर टेक्निकल चीज़ों को पढ़ते हैं तो उससे तो तुरंत नौकरी हो जाती है, लेकिन इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि इतिहास को लोग उतना महत्व नहीं देते हैं पढ़ने में। तो यही मैं आपको बताऊँगा कि आखिर में इतिहास का महत्व क्या है आपके लिए ज़िंदगी में। क्या ये नौकरी निकालने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि और भी चीज़ों में आपकी फ़ायदा कर सकती है चीज़ें? तो ये आप इतिहास के महत्व को यहाँ पे जानेंगे। तो पहला है इसमें कि गलती को फिर से ना दोहराया जाए। तो पहला पॉइंट इसमें यही बनता है कि इतिहास का इम्पोर्टेंस यही है कि जो गलती आपने पास्ट में कर दिया है उसको फिर से आप ना दोहराएं। तो आप अपने लाइफ से हमेशा सीख ले सकते हैं कि कभी भी इतिहास में कोई गलती किए हैं तो उसको फिर से ना दोहराएं। और इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि कोई भी चीज़ हम फिर से ना दोहराएं। जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया पे हमेशा से आक्रमण होते रहेगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, पहले ईरानी आक्रमण होगा, फिर यूनानी आक्रमण होगा, फिर आएंगे हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, फिर आप देखेंगे कि अरबी आएंगे, फिर उसके बाद तुर्की आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे। तो हमेशा से आक्रमण होते रहे। तो इसका कारण क्या है? तो कारण आपको इतिहास में पता चलेगा। जब आप पढ़िएगा इतिहास तो आपको पता चलेगा कि कभी हमने अपना मतलब पूरी तरह से यूनाइट होकर एक फ्रंट बनाया ही नहीं। और दूसरी बात है, जो हमारा पश्चिमी सीमा है भारत का, जो आज पाकिस्तान आप देख रहे हैं, तो वहां पे कभी भी हमने पूरी तरह से फ्रंट नहीं बनाया कि हमेशा किसी को रोक के रख सके। तो आपको ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं? आज हमारा देख रहे हैं कि बॉर्डर कैसे प्रोटेक्ट है, पूरी तरह से नेवी है, नेवी को हम ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स सबको मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में आप देखिएगा तो उतना चीजें हम नहीं सोचते थे। पूरा विश्व में क्या चल रहा है उससे हम कंपेयर नहीं करके अपने अंदर डेवलपमेंट कर रहे थे। तो आप हमेशा देखिएगा कि इतिहास में जो भी लोग नया टेक्नोलॉजी का यूज किया है अपने देश में वो सबसे आगे रहा है। तो पहले देखिएगा कि पत्थर से लोग आते हैं तो भाले का आविष्कार होता है, भाले के बाद आप देखिए कि तलवार का आविष्कार होता है, तलवार के बाद आप देखिएगा तीर कमान का आविष्कार होता है, तीर कमान के बाद आप देखिएगा कि तोप का आविष्कार होता है, तोप छोटे मोटे चलते हैं, तोप के बाद आप बंदूक का आविष्कार देखिएगा, बंदूक के बाद आप देखिएगा आज कितने जो है मिसाइल का आविष्कार है। तो जो पहले जो भी चीज बनाए हैं तो उसको ज्यादातर फायदा हो। तो आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य बनता है, आर्यों को मान लीजिए पूरी तरह से आर्यों को साम्राज्य जितना भी जन रहते हैं उनको वो जनपद बनते हैं, जनपद के बाद महाजनपद बनते हैं, और महाजनपद है उसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार होता है उस पर, और मगध साम्राज्य के बाद मौर्य आते हैं। तो लोहा की खोज हो गई, लोहा की खोज हुई तो फिर उन्होंने हथियार बनाया, तलवार बनाया, तलवार से फिर जितने भी जनपद थे उनको हरा के एक में मिला लिया। तो मतलब समझिए उन पे शासन एस्टेब्लिश किया। और फिर वहीं पे आप देखेंगे कि जब विदेशी आक्रमण होने लगेगा तो विदेशी आक्रमण होगा तो वो देखिएगा उत्तम किस्म के घोड़े तो एक लाते हैं, आ रहे तो घोड़ा की वजह से ही जीतते हैं। तो वो अपने मतलब सैनिक में जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें लाते हैं तो वो ज्यादा डिफीट कर पाते हैं यहाँ के राजा को। तो वो उत्तम किस्म के घोड़े लाते हैं तो जीतते हैं। और फिर यहाँ पे तलवार का जब उत्तर वैदिक काल में लोहा मिलता है तो वो अच्छा किस्म का तलवार बनने लगता है। तो फिर मौर्य साम्राज्य बनता है वहां पे। फिर हमारे अंदर तो इतिहास चलते रहता है। उसके बाद मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, लेकिन उसके बाद फिर विदेशी भी आते हैं। और उसके बाद मतलब अच्छा खासा डोमिनेशन आप देखिएगा जब मिलता है हमें तो वो अरबी और तुर्कियों का मिलता है। तो फिर तुर्की अरबी अपने सेना को अच्छी तरह से संगठित करके, हमारे सेना में हाथी थी तो हाथी काफी स्लो सेना थी हमारी। और उनके एक तो आप देखेंगे जब टर्की आएगा सब, तो टर्की इन्वेजन होगा तो उसमें देखेंगे एक तो घोड़ा उत्तम किस्म का होगा, फास्ट सेना उनकी होगी, अच्छा किस्म का उनका जो हथियार होगा वो होगा। तो इस वजह से यहाँ के जो शासक हैं वो डिफीट होंगे देखिएगा। तो वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। और दूसरी बात ये है, फिर उसके बाद देखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो फिर बाबर आता है। तो बाबर क्यों जीतता है? बाबर जीतता है अपनी तोप के वजह से। तोप वो पहली बार युद्ध में यूज करता है यहाँ इंडिया के खिलाफ, और फिर इस वजह से वो युद्ध को जीता जाता है। तो क्या आप देख रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी वो अपना बढ़ाया है। फिर आते हैं आप देखिएगा कि अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज क्यों जीतते हैं? उनके पास अच्छी खासी बंदूकें रहती हैं और बंदूक उस टाइम नया नया रहता है, कोई उतना यूज करना। हमारी जो सेना थी, मुगलों की सेना, या फिर आप समझिए बंगाल में या फिर कर्नाटक, मद्रास मतलब और मराठा जो भी थे, तो ये बंदूक तो रखे, लेकिन उतनी उत्तम किस्म की बंदूक नहीं थी जो कि अंग्रेज लाते हैं। उनकी उत्तम किस्म की बंदूक थी, अच्छी बैटल टैक्टिक्स वो जानते थे। तो इस वजह से क्या किया कि वो हराते हैं यहाँ पे। तो आप देखते आ रहे हैं कि जैसे जो तलवार लाया, फिर उसके बाद तीर कमान आया, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे अच्छे घोड़ों का उपयोग हुआ। घोड़ों के उपयोग को करके फिर बाबर जो आता है वो तोप लेके आता है तो दिल्ली सल्तनत वहां पे हारता है। फिर देख रहे हैं अंग्रेज जो है वो अच्छे बंदूक लेके आते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा कि फिर वर्ल्ड वार होता है। तो वर्ल्ड वार में आप देखिएगा कि वहां पे समझिए मिसाइल का उपयोग किया जाता है। तो मिसाइल बनता है उसके बाद तो फिर अमेरिका
जो है मिसाइल के वजह से ही अब मानिए कि जापान पे जो परमाणु बम गिराता है तो वो डोमिनेट करता है। तो समझिए कि मतलब जो भी अपने टेक्नोलॉजी में चीज़ें अच्छी करते जाएगा वो विश्व पे राज करेगा, या फिर विश्व पे राज भी नहीं करेगा तो समझिए कि वो किसी से हारने वाला नहीं है। तो हमेशा हमें ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, इतिहास से पता चलेंगी कि जो भी वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं तो हमें उसके अनुसार चलना है, और टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसको फिर उसका बराबरी करना है। आज आप देखिएगा कि इंडिया हमेशा मतलब सबसे कंपेयर करते रहता है। अगर कल चाइना मिसाइल बनाता है, क्रूज मिसाइल बनाए, बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, चाहे अमेरिका बनाए, चाहे कोई भी बनाए, तो हम भी बनाते हैं। कल अमेरिका 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना ले तो हम बना नहीं पाते हैं, तो लेकिन खरीदना हम जरूर चाहते हैं। तो 4.5 जनरेशन का हमने राफेल खरीदा है, 5th जनरेशन का तो नहीं है, लेकिन वो फाइट कर सकता है 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से। तो ये कैसे हम करते हैं। अब चाइना के पास जो है तो ये समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, तो हमें भी ज़रूरत है, तो हमने फिर S-400 लिया रसिया से। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलनी है कि अगर आप विश्व से कंपेयर करके नहीं चले तो आप फिर पिछड़ जाइएगा, और फिर वहाँ पे अगर युद्ध हुआ तो सेना हार जाएगी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेना हार जाती है जब अच्छे इक्विपमेंट वगैरह नहीं मिल पाते हैं। सेना बहादुर है लेकिन उनको ज़रूरत भी तो है चीज़ों की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से हमें ये सब चीज़ें पास्ट से ही पता चलती है, तो फ्यूचर में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है इतिहास पढ़ने का। और दूसरी बात ये है कि मनुष्य को परिपक्व और बुद्धिमान बनाता है। तो अब ये मत समझिए कि आप जो साइंस वाली चीज़ है वही पढ़ के बुद्धिमान बन सकते हैं। तो इतिहास में इतने कॉन्सेप्ट है, इतने चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है। अगर पढ़ने का आप चाहें तो इतना मजा आएगा कि मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ना, बातों को समझनी है। कोई भी चीज़ें आती हैं तो ऐसे नहीं आती, जब उसका ज़रूरत होता है कुछ, उसी ज़रूरत को आपको जानना है, फिर पता चलेगा। जैसे ब्रिटिश इंडिया एक्ट पास करता है, तो ब्रिटिश इंडिया बहुत सारा एक्ट पास किया है। आप देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर 1813, 1833, 1858, 1893, 1909, 1919, 1935, तो बहुत एक्ट पास हुए हैं। तो एक्ट क्यों पास हुए हैं, एक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वो बिल्कुल जो प्रॉब्लम आता था उसी को सॉल्व करने के लिए फिर एक्ट पास किया जाता था। आज भी आप देखिएगा कि कोई जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए लॉ पास होता है। तो लॉ एक जरिया है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वही चीजें हैं कि आपको समझनी है चीजों को, ऐसे ही नहीं। अब सुल्तान कोई भी फैसला लेता था, चाहे दिल्ली सल्तनत में ले लिए, चाहे आप मौर्य काल में ले लीजिए, चाहे आप गुप्ता पीरियड में ले लिए, चाहे आप मुगलों के पीरियड में ले लीजिए, तो कोई भी जो राजा होता था वो फैसला लेता था। तो वो ऐसे ही थोड़ी फैसला लेता था, कोई प्रॉब्लम आती थी उनको सॉल्व करने के लिए फिर वो फैसला लेता था। अब जैसे अलाउद्दीन मार्केट रिफॉर्म उतना करता है, तो क्यों करता है, उसको पैसे की जरूरत थी, मंगोलों से लड़ना था, जितने भी रेबल होते थे उनको दबाना था, साम्राज्य विस्तार करना था, तो उसको चाहिए थे पैसा। पैसा कैसे आएगा, मार्केट रिफॉर्म करो, या तो वस्तुओं को सस्ती कर दो, या फिर सेना को सैलरी दे दो। तो सेना भी, उसको एक स्टेबल सेना की स्थापना करनी थी। अभी तक सैनिक की गठन भी नहीं हो सकी थी। बलबन एक दीवाने अर्ज बनाता है, लेकिन अर्ज बनाता है, पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाता सेना का, लेकिन इसको सेना की जरूरत थी। अब जरूरत थी तो कम पैसे में ज्यादा सैनिक कैसे रख सकते हैं, तो महंगाई को कम कर दीजिए, या फिर जो सैलरी है ज्यादा दे दीजिए सैनिकों। तो सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा था नहीं। अभी अभी नया तुर्की शासन स्थापित हुआ था दिल्ली पे, तो ये चीजें थी। तो मैं वो चीजें आपको वहां पे बताऊंगा। तो ये आपको बुद्धिमान बनाता है। आप समझ के देखिए, अगर इतिहास के बारे में किसी को नॉलेज है तो वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इतिहास से ही हर एक चीजें आप सीख सकते हैं। जो चीजें इतिहास में हो चुकी हैं उसको आप सोच के वर्तमान को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और तीसरा बात है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है इतिहास जानना। और विदेश नीति, तो विदेश नीति बहुत सारा लोग आप सुनेंगे कि न्यूज पढ़ के हो जाता है, या फिर किसी देश के साथ रिलेशन पढ़ लिए तो हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। विदेश नीति अगर आपको सही से जाननी है तो आपको इतिहास की नॉलेज होनी चाहिए। इतिहास का क्या क्रोनोलॉजी रहा है, कैसे कैसे इतिहास है, कैसे हमारा किस देश से इतिहास रहा है, तो वो आपको इतिहास से ही पता चलेगी। और विदेश नीति आप तभी अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं जब आपको इतिहास के बारे में पता हो। जैसे कि अब हमारा 1971 का जो वार हुआ था पाकिस्तान से, तो अब हमारा अमेरिका है तो उसने मदद किया था। मतलब ये करेंट एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का मदद किया था, हमारा मदद नहीं किया था। और हमारा मदद रूस ने किया था। तो रूस ने किया था, तो अब हम अपने विदेश नीति में आप देखिएगा कि उतना प्रेशर है यूरोपीय कंट्री या फिर
जो पश्चिमी जितने वेस्टर्न कंट्री हैं उनका प्रेशर है कि रूस की आलोचना करो, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे संबंध अच्छे रह चुके हैं, हमारा मदद कर चुका है रसिया जब भी जरूरत पड़ा, इतना इंडस्ट्री भी लगवाया है, बहुत सारी चीजें किया है हमारे लिए, तो हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में हमें पता है कि अमेरिका किसी का सपोर्ट नहीं करता, अभी क्या कभी भी सपोर्ट नहीं करता। तो आज आप देखेंगे कि वो मतलब हमेशा जो बैलेंस को है वो बैलेंस को काउंटर करते रहता है कि कोई भी आगे ना आने के लिए। तो अब देखिएगा कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत की मदद करेगा, भारत भी आने वाले दिनों में तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो जीत है कि सबसे हो गए हैं। भारत जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वो अभी ही दिख ही रहा है, जैसे हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं, तो वो फ्यूचर को हमारे बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। जब भी कोई आगे बढ़ता है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सबको पता है। और ये यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री मतलब सभी जानते हैं कि इंडिया आने वाले में ग्लोबल पावर बनेगा और कॉन्फ्लिक्ट इससे भी होगा, जैसे कि अभी चाइना से चल रहा है। तो चाइना से चल रहा है क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आने वाले दिन में हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा, सैनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो फिर इन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, यूरोपीय कंट्री और जो अमेरिका है। तो अब अमेरिका फिर इंडिया को काउंटर करने के लिए देखिएगा कि पाकिस्तान को मदद करता है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की मदद करेगा। तो अभी जो F-60 विमान है तो उसमें $450 मिलियन का देख रहे हैं कि वो ग्रांट दे रहा है, उसमें नया इक्विपमेंट लगाएगा। तो अब वो किसके लिए लगाएगा? भारत को काउंटर करने के लिए। ये किसी से छिपा नहीं है कि वो भारत को काउंटर करने के लिए लगा रहा है। अब वो जो विमान है तो पाकिस्तान कभी भी यूज नहीं करेगा आतंकवादी पे, हमेशा इंडिया पे ही यूज हुआ है, वो सबको पता है और पूरी दुनिया जानती। तो ये जानते हुए भी कर रहा है चीजें। क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया को काउंटर करना, और हम उसका मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इतिहास में अमेरिका मदद नहीं किया है हमारी। तो अब आपको इतिहास से ही पता चल रहा है ये सब चीजें। और विदेश नीति में ये भी समझ लीजिए, ये तो बात है। अब बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हमारे यहाँ से निकला है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म तो विश्व में ज्यादा फेमस है, लेकिन हमारे यहाँ अब समाप्त हो चुका है। लेकिन जैन धर्म हमारे यहाँ है। और जितने भी आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी जितने एशियाई कंट्री हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, चीन, तो इन सब में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो बौद्ध धर्म का प्रचलन है, तो अब हमारा बौद्ध धर्म से इन लोगों से अच्छा खासा रिलेशन बन पाता है। तो ये इतिहास की वजह से ही बन पाता है, क्योंकि हमें पता है कि बौद्ध धर्म जो जैन धर्म है भारत से डेवलप हुआ है। और भारत आप देखिएगा कि इतिहास में कभी भी किसी पे पहले आक्रामकता नहीं करता है, हम हमेशा से शांत रहते हैं। मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव है, और बौद्ध धर्म जैन धर्म में जितनी चीजें लिखी गई हैं उसी के अनुसार हमारे देश पे असर है, अभी भी है। तो उन सब चीजों से हमें अपने मतलब की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है विदेश नीति, ये सब बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये कैसे मिलती है? इतिहास से ही हमें मिलती है। ये चीजें हमें इतिहास से विरासत में मिली है ये चीजें, ताकि हम अपना विदेश नीति बना सके। आज हमारा हर एक देश से देखते हैं कि क्यों अच्छा संबंध है, इसी वजह से, क्योंकि हम सहिष्णु हमेशा से रहे, कभी भी एग्रेशन वाली चीजें नहीं किए हैं। विदेशी हमेशा हम पे आक्रमण किया, लेकिन हम जाके कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किए। तो ये सब चीजें कैसे? तो वो जो इतिहास पढ़े होंगे उनके देश वाले जो पॉलिसी बनाते होंगे, तो वो इतिहास में ये चीजें पढ़े होंगे। ऐसे ही विदेश नीति नहीं बनती है, इतिहास में ये चीजें पढ़े होंगे। इस वजह से कभी भी भारत से देखिएगा किसी का भी रिलेशन खराब नहीं होता है। तो ये कैसे पता चलता है? हमें इतिहास से ही पता चलता है। और चौथी बात है, हम उनके समय के दौरान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब जो है, तो ये आपको जो इतिहास पढ़ने का चीज है, तो ये ही चीजें आपको जाननी पड़ती है। प्रोसेस ऑफ चेंज जानना होता है कि आखिर में कैसे कैसे चेंज आए हैं। तो आदि मानव से आज जो मानव है, तो इसमें क्या चेंज आई, कैसे चेंज आई, किस जगह पे जो की फैक्टर है, कौन से वस्तुओं ने की फैक्टर का काम किया है कि पूरी तरह से समाज चेंज हो गया। तो अब जब देखेंगे कि आर्य आए थे, तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से जाति व्यवस्था में चेंज हो जाती है। तो ये आपको जानना है कि आखिर में क्यों जाति व्यवस्था में चेंज हो जाती है, वर्ण व्यवस्था जो रहती है। तो वो आपको पता करनी पड़ेगी कि एस्टेब्लिशमेंट होती है जो अस्थायी जीवन की है। उसके बाद अस्थायी जीवन लोग कृषि करके रहने लगते हैं, तो उसमें काम के अनुसार लोगों को पहले तो आप देखिएगा ऋग्वैदिक काल में बांटा जाता है, फिर वो काम जाति में तब्दील हो जाता है। तो वो चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। आर्थिक व्यवस्था में कैसे चेंज आती है कि आप देखिएगा इतिहास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तो आर्थिक व्यवस्था में चेंज है। उसके बाद आप देखेंगे कि दो वर्ग उभर के आते हैं, जो कि एक शासक वर्ग रहते हैं और दूसरा शासित वर्ग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले से नहीं थे, तो राजा का और सिस्टम तो पहले से ही आप देखेंगे, और पहले से ही कुछ लोग ऊपर रहते थे जो शासक करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि मतलब अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, असमानता,
इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से। तो ये कैसे देखिएगा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा 16वीं सदी में, आप देखेंगे इंग्लैंड में होगा, और इंग्लैंड में होगा तो फिर वहाँ से आप देखेंगे कि जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास का वहाँ से बदतर जिंदगी हो जाता है। शहरों में उनको फुटपाथ पे जो देखेंगे, तो ये सब प्रचलन अभी जो आप इंडिया में देखेंगे तो वो उस टाइम वहाँ से आई है चीजें। यहाँ भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है। अब इंडिया में ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, हो रही। और जो लेबर क्लास है तो उनको रहना पड़ता है हमेशा मतलब बेकार एरिया में। आप समझिए, उनको अच्छा सीवेज की व्यवस्था नहीं मिलेगी, अच्छा पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, अच्छा चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आर्थिक जीवन में ये सब बदलाव आता है। तो क्यों बदलाव आता है ये आपको जानना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था में या आखिर में वर्ण व्यवस्था, जाति में कैसे तब्दील हुई, और जाति से आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शुरू में आते हैं, और उसके बाद देखेंगे आज आप हजारों जातियां हैं देश में। तो ये कैसे फिर चेंज होते आया, कितने जातियां में तब्दील हो, तो ये जातियां फर्दर सब कैटेगरी में जातियां बनते गई। तो ये चेंज ऑफ प्रोसेस आपको जानना होता है। इतिहास में जीवन के बारे में जानकारी होती है। आज आदि मानव से लेके हम इतना सभ्यता में कैसे पहुंचे, इतना टेक्नोलॉजी हमने कैसे लाया, तो ये सब के बारे में जानना आपको पता होनी चाहिए। ये चेंज कैसे आता है। एक आप देखेंगे आज जो आग का आविष्कार है बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है। एक पहिए का आविष्कार है तो बहुत सारी चीजों को चेंज किया है इसमें, ये आपको जाननी पड़ेगी। कृषि का आविष्कार हुआ तो वो बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया इतिहास में। तो इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि पूरी तरह से ही समाज और संस्कृति, आर्थिक जीवन, हर एक जीवन को चेंज करके रख दिया है। तो वो चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। आज आप देख रहे हैं पानी की इतनी किल्लत है, आने वाले दिनों में पानी मतलब नहीं रहने वाला है, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे गिरते जा रहा है। लेकिन एक आविष्कार समझिए कि पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है। कल हम मतलब समुद्र का पानी अच्छे से यूज करना सीख लिए, फिर पानी की पूरी तरह से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये सब कैसे वैज्ञानिक करेंगे, वो भी इतिहास जानते हैं, वो भी चीजें पढ़े हैं कि दुनिया में कभी भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो होता है पूरी तरह से दुनिया को बदल देता है। तो ये सब चीजें जानने से फायदा होती है। तो ये भी इतिहास पढ़ने का ही महत्व है। और पांचवा है कि बिना इतिहास का अध्ययन किए बिना वर्तमान की समझ आपको नहीं हो सकती। तो ये भी जानना पड़ेगा कि बिना इतिहास को जाने आपको वर्तमान की समझ कभी नहीं हो सकती, वर्तमान में क्या होने वाली। तो जैसा ब्रिटिश हमारे पे आके राज करते हैं, तो अब ब्रिटिश के बारे में अगर पढ़िएगा सही से तब आपको पता चलेगा कि हमें फिर कैसे प्रोटेक्शन में रहना है। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई थी, कंपनी आके आप देखें कि फिर बाद में 250-300 साल तक राज कर लेती है। और हमारी जितनी भी इकोनॉमी वाली चीजें देखेंगे, जितना हमारा व्यापार रहता है, जितनी हमारी कंपनी उस टाइम रहती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले रहते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इतना वो लिबरल ट्रेड पॉलिसी अपनाए थे, तो टैरिफ बिल्कुल समाप्त कर देते हैं वो। और टैरिफ समाप्त करते हैं तो समझिए इतना ब्रिटेन का वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हो गया रहता है, तो इतना सारी वस्तुएं यहाँ पे आ जाती है कि हमारा जो कंपनी है वो क्या प्रोडक्ट करे, मतलब क्या प्रोडक्शन करे, उसकी वस्तु इतनी सस्ती हो जाती थी कि फिर हमारी जो वस्तुएं थी हमारी इंडिया की, वो कम्पीट नहीं कर पाती थी। कम्पीट नहीं तो धीरे धीरे आप देखेंगे सारी कंपनियां बंद हो गई। इतना लिबरल पॉलिसी ब्रिटेन अपनाता है। और जो हमारी वस्तुएं थी तो वहां से उसकी वस्तु आती थी तो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हमारी जो वस्तु आती थी तो आप देखिएगा कि इंग्लैंड में टैक्स लगता था। तो इस वजह से हमारी जितनी भी कंपनियां थी, हैंडीक्राफ्ट आप देखेंगे वो उद्योग था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और फिर जब हम आज़ाद होते हैं तो ये चीज़ें हमें पता रहती है। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास को जाना है, इतिहास जाना है कि इतनी लिबरल पॉलिसी थी। तो उसके बाद हमने बंद अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो 1991 के बाद देखिएगा कि हमने अपना इकोनॉमी खोला है। तो पहले हमारी इकोनॉमी बंद थी, कोई बाहरी कंपनी काम ही नहीं कर सकती थी। क्यों? तो ये क्यों हमें करनी पड़ी? क्योंकि हमें पता था कि हमारी कंपनी जो है अभी इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये अभी कम्पीट नहीं कर सकती जो विश्व की कंपनी। तो इस वजह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को ही बंद कर दिया था, ताकि कोई भी कंपनी आ ही ना सके विदेश की, और फिर जो हमारा कंपनी है ये पूरी तरह से दिवालिया हो जाए। तो ये चीज़ें हमें पता चली। अब धीरे धीरे हमारी कंपनी आ गई कम्पीट करने के माहौल में। और भी कुछ रीजन थे, तो फिर वो इकोनॉमी में बताऊंगा कि IMF का दबाव था, हमारी डॉलर क्राइसिस उस टाइम आई थी, डॉलर एक हफ्ते का बचा था, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस टाइम तक कंपनी अच्छी खासी कम्पीट के स्थिति में पहुंच गई थी कि वर्ल्ड से वो कम्पीट कर सकती थी। तो ये हमें इतिहास से पता चला कि कितना इन्होंने लिबरल पॉलिसी अपनाया, और फिर हमारा जो कंपनी है ये पूरी तरह से बंद हो गया देश का। तो ये हमें कैसे पता चली? ये हमें इतिहास से पता चली। तो बिना अतीत को जाने आप इतिहास के बारे में नहीं जान सकते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर छठा पॉइंट है कि महान हस्तियों के शिक्षण से
मानवीय मूल्यों के पाठ से प्रेरित होते हैं। मतलब जो महान हस्तियां होते हैं उनसे हमें सीख मिलती है। जैसे आप देखिएगा कि इतिहास में नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, चाणक्य हो गए, और भी जो बहुत सारे ऑथर हैं विश्व इतिहास में आप देखिएगा, रूसो, अरस्तु, तो इन्होंने बहुत सारे चीजें दिया है इतिहास में। और हमारे जो इतिहास में सुभाष चंद्र बोस, बहुत लोग हैं हमारे जो प्रेरित कर किए हैं और जो आज भी लोगों के लिए आइडियल का काम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें उनसे हम क्या होते हैं, महान हस्तियों को इतिहास में आप पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, उनसे प्रेरित होकर आज जो चीजें करते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं, उनका व्यक्तित्व जानते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, तो ये लोग महान हस्तियां थे। अब राजा राम मोहन राय जी थे, तो इतना सारी चीजें समाज के लिए किए। फिर गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने पूरा देश को जोड़ा उसमें। और बहुत सारे लोग आप ये भी देखेंगे गांधी जी को कहते मिल जाएंगे कि लाठी लेके फिर आजादी नहीं मिलती। तो वो चीजें जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में बताऊंगा तो वो चीजें थी। तो गांधी जी को पता था, गांधी जी को पता था कि अब जो अंग्रेज हैं तो उनसे मतलब कि आप सामने की लड़ाई में इंडिया नहीं जीत सकता था। आप समझिए कि मराठा साम्राज्य समाप्त कर दिए, जो ब्रिटिश थे, बंगाल को समाप्त कर दिया, मुगलों को समाप्त कर दिया, मैसूर को समाप्त कर दिया। और फिर जब महात्मा गांधी का एज आया उस टाइम तो किसी के पास अब मतलब हथियार भी रखने की आज़ादी नहीं थी। मतलब उस टाइम तो कोई ऐसा था ही नहीं जो कि लड़ सके। जनता को ही लड़ना था, और जनता को लड़ना था तो जनता सीधे नहीं लड़ सकती। अब वो एक साथ समझिए कि ऐसा था कि वो घेर के मार देते थे पूरे लोगों को। तो ये चीजें गांधी जी को पता थी कि अगर हम सीधे लड़ाई करते हैं इनसे तो वो चीजें उसको दबाने में ब्रिटिश को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर लड़ाई होगी तो। लेकिन मास मूवमेंट अगर शांति से हम करते हैं तो ठीक रहेगा। और मास मूवमेंट कैसे होगा, मतलब एक साथ बहुत लोग कैसे आएंगे, तो उसके लिए देश का जुड़ना जरूरी था कि अगर उत्तर में आग फैले तो समझिए कि दक्षिण तक वो आग की चिंगारी सुलग जाए, पूरब में हो आग तो पश्चिम तक चला जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी था, देश का पूरा जुड़ना जरूरी था। अभी देश जुड़ा ही कहा था हमारा, तो वो जोड़ने का गांधी जी ने शुरू में काम किया। तब जाके आप देखेंगे बड़े बड़े मास मूवमेंट होते हैं, उतना सारा मतलब कि लोग आते हैं। एक असहयोग आंदोलन शुरू होता है उत्तर में तो पूरा दक्षिण तक फैल जाता है। तो ये क्या किया, तो गांधी जी ने मास मूवमेंट करने का सोचा था कि अब उसको झुकाना है तो आप बंदूक के दम पे नहीं झुका सकते थे ब्रिटिश को। ब्रिटिश समझिए कि मराठा को हरा चुके थे, मुगलों को हरा चुके थे, और यहाँ नहीं अमेरिका तक, अफ्रीका, पूरा ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह कॉलोनी था उनका। तो ये समझिए आम लोगों को लड़ने के लिए नहीं था, उनसे आम लोग नहीं लड़ पाते। इस वजह से शांति वाला मूवमेंट उन्होंने अपनाया गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि उनको इतिहास में पढ़े होंगे, उनको इतिहास के बारे में पता होंगे कि ऐसा मास मूवमेंट जहाँ भी हुआ है तो दबा देते थे। ब्रिटिश को दबाने में वो चीजें ज्यादा टाइम नहीं लगती थी, और दबा देते थे, और बहुत बेदर्दी से दबाते थे, और बहुत बेरहमी से लोगों को मारते थे। तो इस वजह से गांधी जी ने शुरू में आप देखेंगे नॉन वायलेंट मूवमेंट रखा हमेशा, कि वायलेंट नहीं करनी है। अभी वायलेंट का जब आएगा टाइम तो किया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार देखते हैं कि अब बिल्कुल बैकफुट पर रहती है, तब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन में बोला था कि करो या मरो का नारा दिया था। उसमें आप देखेंगे कि इसमें वायलेंट का बात वो कह रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं कह रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें। तो गांधी जी को पता था, तो वो कैसे पता था, इतिहास पढ़े थे तब पता था उनको। तो ये ऐसे बहुत लोग बात करते हैं, तो वो आपको बातों में नहीं आनी है, बातों को समझनी है। यूपीएससी में हर एक ईयर देखिए गांधी जी से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यूपीएससी ऐसे ही पूछता है। और पूरे दुनिया में गांधी जी की पूजा होती है, आपके देश में ही नहीं बहुत सारे लोग गांधी जी को मानते हैं। और ज़्यादा हमें पॉलिटिकल चीज़ों में तो नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको बातें हर एक पता होनी चाहिए। तो वो जब मैं आपको गांधी जी के बारे में बताऊंगा तो इनिशियल फेज में क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखा और क्या क्या सुधार की कोशिश की, वो सब हम जानेंगे उसमें। वहाँ पे आपको पता चलेंगी ये सब चीज़ें। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, फैक्ट भी दूंगा, ताकि फैक्ट से ही जो आपका बातें होती हैं उसको सिद्ध किया जाता है। तो ऐसे ही होती है। अब जैसे मैं बोल दूं कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो कितना है, आपको कितना है ये तो बताना पड़ेगा, और फिर कंपेयर भी करना पड़ेगा आखिर में वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है इंडिया के कंपेयर में, उस पर कितना कर्ज है, उससे हमारा कर्ज कितना है। तो फैक्ट आपको देनी पड़ती है। फैक्ट जो बातें लोग बोलते हैं उसको सिद्ध करने के लिए फैक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं हर एक चीज़ों को सिद्ध भी करूंगा आपको, तो वहाँ पे ये चीज़ें पता चलेगा। और दूसरा है कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो वो भी महान हस्ती हैं, और बहुत से स्टूडेंट उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है अपने लाइफ में। पेपर बेचते थे, बेच के फिर पढ़ने जाते थे, पढ़ के फिर उतना अचीवमेंट पाया उन्होंने। तो नॉर्मल लाइफ शुरू करके वो उतने मुकाम पे पहुंचे थे। तो अब
उनसे क्या मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, उनके मानवीय मूल्य को फॉलो किया जाता है, हमेशा इंटीग्रिटी को अपने बनाए रखना, तो ये सब सीख हमें मिलती है महान हस्तियों से। तो ये भी इतिहास से ही हमें पता चलता है, क्योंकि इतिहास में हमने महान हस्तियों के बारे में पढ़ा है, तो हमें ये फायदा होती है। और सातवां है कि देश के सभ्यताओं और लोगों और संस्कृतियों के बारे में हमें सीखने को मिलता है। तो अब देश के सभ्यता के बारे में कैसे पता चलती है, इतिहास से ही पता चलती है। जो मौर्य साम्राज्य था, अशोक महान थे शासक, गुप्ता काल था, तो गुप्ता में आप देखेंगे कि वो स्वर्ण युग था हमारे आर्ट एंड कल्चर का, उसमें बहुत सारी मंदिरें बनी। उस टाइम से आप देखेंगे आर्य टाइम से बहुत सा जो संस्कृति चलते आ रहा है वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो फेस्टिवल है, तो ऐसा नहीं है जो आज आप फेस्टिवल मनाते हैं तो वो आज कहीं नहीं है, वो फेस्टिवल हमेशा से चलते आ रहा है, उसी को आप लोग मना रहे हैं। फर्दर वो आगे भी चलते रहेगा, आगे तक बहुत दिनों तक जाएगा। कुछ उसमें चेंज हो सकते हैं लेकिन वो चलते रहेगा। तो वो हमें कैसे पता चलती है, सब हमारे अतीत से ही पता चलती है। पेड़ों का प्रोटेक्शन करना है, जो ट्री होते हैं तो उसको चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन, ये सब आप देख चुके हैं। हिस्ट्री से ही आपको पता चला है कि कैसे हमने पेड़ों को प्रोटेक्ट किया है। तो ये सब चीजें हमारी संस्कृति कैसे पता चलती है, ऐसे पता चलती है। हमारी बौद्ध धर्म, जैन धर्म के हमारे ऊपर प्रभाव है, तो ये कैसे पता चली, आप पढ़े हैं तभी जाके पता चलती है। पढ़े हैं तब आप उसको फॉलो करते हैं। और जो भारतीय लोग होते हैं वो काफ़ी सहिष्णु होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति से ही हमें मिली है। बड़ों का सम्मान करना, इज्जत करना, ये सब संस्कृति में हमारी है और हम उसको फॉलो करते हैं और फॉलो करते आ रहे हैं। और हमारे जो फर्दर फ्यूचर के जो उत्तराधिकारी हैं वो भी फॉलो करते हैं इसको, और फिर आगे ये संस्कृति चलते जाती है। तो जो संस्कृति पहले थी वही चलते आ रही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी हमें इतिहास से ही पता चलती है और इतिहास से ही मिलती है। और आठवां है कि देश के अतीत के प्रति प्रेम भावनात्मक लगाव होता है। अब देश का अतीत जो अच्छा होता है तो उससे हमें भावनात्मक लगाव होता है। जैसे आप देखेंगे इटली का भी काफ़ी अच्छा अतीत रहा है। उनका जो रोमन साम्राज्य देखेंगे तो बना था वहाँ से, इटली से, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव में बहुत दिनों तक रहा था। वो अपने इतिहास पे काफ़ी गर्व करते हैं। ब्रिटेन भी देखिएगा तो उन्होंने इतना कॉलोनी बनाया था, पूरे वर्ल्ड पे राज किया, तो वो भी अपने अतीत पे काफ़ी गर्व करते हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने शोषण किया, लेकिन वो अपने जब इतिहास में उनके पढ़ाया जाता है तो आप देखिएगा कि उनके इतिहास पे उनको बहुत ज़्यादा गर्व है। वैसे ही हमारे इतिहास पे भी जो एंशिएंट इंडिया में मौर्य साम्राज्य था, गुप्ता पीरियड था, इन सब को लेके आज भी गर्व है। अशोक स्तंभ चेन देखते हैं तो वो सब हम वहीं से लिए हैं, इन सब पे हमें गर्व है, तो हमने लिया है और उसको हम उपयोग करते हैं। मुगल काल में आप ताजमहल को देख सकते हैं जो कि पूरे विश्व में फेमस है। तो ये सब हमारे अतीत से ही मिला है हमें, तो इसको हम देखते हैं और हमें इन सब से भावनात्मक लगाव होती है। अशोक महान सम्राट था, अकबर महान थे जो कि दोनों धर्म को मिला के चलने की कोशिश की है। तो वो सब चीज़ें थी, तो इन सब से हमें पता चलती है। तो इन सब के प्रति हमें भावनात्मक लगाव होती है। देश के प्रति जब भावनात्मक लगाव किसी को होता है तो फिर देश जुड़ता है, तो टूटने का खतरा कम रहता है। क्योंकि आप हिस्ट्री में देखेंगे कि हमेशा देश एक बार सेंट्रलाइज होगा और फिर टूट जाएगा देश। तो कितनी बार ऐसा होगा, जब आप देखेंगे कि मौर्य टाइम आएगा, मौर्य के बाद भी छोटे छोटे किंगडम में बट जाएगा पूरा साम्राज्य, फिर गुप्ता के बाद भी बट जाएगा, फिर हर्षवर्धन के काल के बाद भी बटेगा, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आएंगे। गुर्जर प्रतिहार जब राजपूत राज्य आएगा उसके बाद गुर्जर प्रतिहार भी टूटता है, तो उसमें चौहान, परमार, सोलंकी, तोमर, गढ़वाल, ऐसे राजपूत छोटे छोटे वंश में बट जाते हैं। तो वो भी हम देखेंगे उसमें। फिर दिल्ली सल्तनत उसके बाद भी टूटता है, दिल्ली सल्तनत, फिर आप देखेंगे मुगल भी टूटता है, और फिर उसके बाद अंग्रेज शासन करते हैं, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट मिलता है। तो हमेशा से ये साम्राज्य जो है वो टूटते रहता है। तो इसी वजह से जब भावनात्मक लगाव होता है तो देश टूटता नहीं है। उस टाइम भावनात्मक लगाव किसी में था नहीं, तो वो देश नाम का फीलिंग आया ही नहीं था। तो ये चीज़ें हो गई जो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी है इतिहास के बारे में। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।